अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ तुलबा, इस वीडियो के ज़रिए से आज हम जमात दहम के जोग्राफिया के दो बाब हिंदुस्तान के कुदरती आफ़ात और हिंदुस्तान की आबादी के बारे में मुताला करेंगे कि हिंदुस्तान के कुदरती आफ़ात कौन कौन से हैं या कुदरती आफ़ात किसको कहते हैं। तो कुदरती आफ़ात यानी क्या? कुदरती तबाहकुन वाक़यात से वसी पैमाने पर होने वाली तबाहकारी को कुदरती आफ़ात कहा जाता है। ये तबाहकारी इंसानी सरगर्मियों से भी वाक़ा होती है। कुदरती आफ़ात जैसे साइक्लोन या तूफ़ान, सैलाब, ज़मीन का खिसकना, ज़लज़ले, आतिशफ़िशां, सुनामी वग़ैरह, ये सब कुदरती आफ़ात हैं। तो हम एक के बाद दीगर इसका मुताला करेंगे। सबसे पहले है साइक्लोन या तूफ़ान। साइक्लोन किसको कहते हैं? कम दबाव वाले खित्ते के मरकज़ की जानिब चक्कर लगाते हुए तेज़ रफ्तार हवाओं का चलना तूफ़ान या साइक्लोन कहलाता है। एक कुरे फ़िज़ाई से जुड़ी हुई एक कुदरती आफ़त है। हिंदुस्तान में साइक्लोन की दो किस्में पाई जाती हैं। एक है ट्रॉपिकी साइक्लोन, दूसरा है हाराई साइक्लोन। साइक्लोन क्यों वाक़या होते, इसके वजूहात क्या हैं? साइक्लोन दर्जे हरारत में इजाफा, सुकून पजीर हवाएं बेहद हल्की हवाओं से वाक़या होते हैं। हिंदुस्तान में साइक्लोन या तूफ़ान की शुरुआत खलीज बंगाल से होती है। तो इस साइक्लोन के क्या क्या असरात होते हैं या नताइज क्या निकलते हैं? साइक्लोन से जायदाद व इमलाक की तबाही, इमारतों का टूटना, नकल व हमल के निज़ाम का दरहम बरहम हो जाना, बरकी तारों का टूटना, फसलों की बर्बादी, जंगलात व जानवरों की हिलाकत वगैरह तूफ़ान से होने वाले असरात हैं। उसी तरह से और एक कुदरती आफ़त है सैलाब। सैलाब जो नदियों के पानी की उबूरियत से वाक़या होते हैं। हिंदुस्तान में आन की आन में तबाही लाते वाले सैलाब हर साल वाक़या होते हैं। हिंदुस्तान में बहुत से इलाके हर साल सैलाब से मुतासिर होते हैं। मिसाल के तौर पर गंगा और ब्रह्मपुत्र का इलाका, सतह मुर्तफ़ा दक्कन वगैरह। ये इंसान के होने वाले अमाल से भी वाक़या होते हैं। कुदरती अवामिल जैसे शदीद बारिश, बर्फ़ का पिघलना, ट्रॉपिकी साइक्लोन, बादलों का फटना, नदी के बहाव में रुकावट पैदा होना, नदी की तह में गाद जमा होना वगैरह। उसी तरह इंसानी सरगर्मियाँ जैसे जंगलात का कटाव, गैर साइंसी आबपाशी के तरीके, ज़रई निज़ाम या बहाव को ना रोकना वगैरह। लेकिन सैलाब भी जो है भारी पैमाने पर जानी व माली नुकसान लाते हैं। फसलों को तबाह बर्बाद करते हैं, नबातात तबाह बर्बाद होते हैं, मिट्टी का कटाव होता है, बुनियादी तमाम सहूलतें पल भर में उसका निज़ाम दरहम बरहम हो जाता है। उसी तरह से और एक कुदरती आफ़त है ज़मीन का खिसकना। पहाड़ों या टीलों का कटा हुआ हिस्सा पहाड़ों के ढलवानों से फिसलने को ज़मीन का खसकना कहते हैं। ये ज़मीन की क़ुव्वते कशिश शकल की वजह के तहत मिट्टी, पत्थर और ज़मीनी अज्जा नीचे की जानिब कटकर खिसकने लगते। इसके वजूहात कुदरती वजूहात में समंदरी लहरें साहिली चट्टानों की तह को ढलवानों की जानिब टकराने से या शदीद बारिश और ज़लज़ले। उसी तरह से इंसानी सरगर्मियाँ, जंगलात की कटाव, रास्ते, रेलवे लाइन और बंद की तामीर, आबी ज़खायर, बरक़ी क़ुव्वत के मंसूबों की तामीर, गहरी कानकनी, पत्थरों की खुदाई वगैरह से भी सैलाब वाक़या होते हैं। उसी तरह से और एक कुदरती आफ़त जो है वो है साहिली कटाव, यानी समंदरी साहिल का कटाव। तो समंदरी साहिल का कटाव किस तरह वाक़या होता है? हिंदुस्तान में साहिली कटाव समंदरी लहरों और बहरी हवाओं के सबब वाक़या होता है। तो इसके वजूहात क्या हैं? इसके वजूहात तीन हैं: जुनूब मगरबी मानसूनी हवाएं, ट्रॉपिकी साइक्लोन और सुनामी। जुनूब मगरबी मानसूनी हवाएं, हिंदुस्तान में इन हवाओं से मगरबी साहिल का कटाव होता है। मानसून या मौसम बारिश के दौरान गुजरात का साहिल, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक वगैरह के साहिल बड़े पैमाने पर मुतासिर होते हैं। ट्रॉपिकी साइक्लोन ये भी बड़े तबाहकुन होते हैं जो अक्सर शुमाल मशरक़ी मानसूनी हवाओं के मौसम में खलीज बंगाल में वाक़या होते हैं, जो तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा की रियासतों में बड़े पैमाने पर तबाही लाते हैं। उसी तरह उसकी और एक वजह है सुनामी, यानी ज़लज़लों से पैदा होने वाली ऊंची ऊंची लहरों को हम सुनामी कहते हैं। ये सुनामी ज़्यादातर हिंदुस्तान में अंडमान निकोबार या हिंदुस्तान का मशरक़ी साहिल
सुनामी से बेहद मुतासिर होता है। उसी तरह से साहिली कटाव के लिए इंसानी मदाखलत भी साहिली कटाव का सबब बनती है। जैसे हम साहिली रेत का इस्तेमाल करते हैं, कानकनी या पत्थरों की खुदाई वगैरह इसके अहम वजूहात हैं। उसी तरह से सुनामी भी इसकी एक वजूहात है, यानी जलजलों से पैदा होने वाली ऊंची ऊंची लहरों को हम क्या कहते हैं? सुनामी कहते हैं। हिंदुस्तान में सुनामी से साहिल का कटाव होता है, समुद्री साहिल का कटाव होता है, और ख़ासकर इंडोबार और निकोबार जो जज़ायर हैं हिंदुस्तान के मशरक़ी साहिल भी इससे सुनामी से क्या होता है? बड़ी हद तक मुतासिर होता है। उसी तरह से समंदरी साहिल के बाद और एक जो कुदरती आफत है वो है जलजला। अब जलजला किसको कहते हैं? जलजला यानी कुरे अर्ज़ में शदीद इर्तिआश जलजला कहलाता है। एक कुदरती आफत में सबसे तबाहकुन आफत है जिसका नतीजा सिर्फ बर्बादी और बर्बादी है। तो इसको हम किस तरह रोक सकते हैं? इसको रोकने के लिए मंदरजा झील इक़दाम उठाए गए हैं, जैसा जलजले के हलकों में रिहायशी इमारतों की तामीर पर पाबंदी, जलजले से महफूज रखने वाली इमारतों की तामीर को फ़रोग देना, ज़ेर ज़मीन पानी के लिए खुदाई करने पर ममानत करना, जलजले की शिद्दत वाले पहाड़ी इलाकों में शहरों की वसअत पर पाबंदी आयद करना, जंगलात की कटाई और गहरी कानकनी को रोकना। उसी तरह से जलजला से वाक़ होने के बाद इमदाद काम भी इतने ही जल्दी अहम है, जैसे ग़िज़ा की फ़राहमी, रिहायशी इंतज़ाम या मुहलिक बीमारियों के फैलाव से आगाह करना, तबई इंतज़ाम वगैरह मुहैया करना। तो इस तरह से हम जलजले से आफत ज़दा या मुसीबत ज़दा लोगों की मदद करके उसके लिए बुनियादी सहूलतों को, तबी सहूलतों को फ़राहम करके वहाँ के लोगों को थोड़ी हद तक जो है यहाँ पे सुकून मुयस्सर कर सकते हैं, या इस कुदरती आफत से हम लोगों को पेशन गोई करके, आगाह करके भी जो है इस आफत से बचा सकते। तो हिंदुस्तान में जलजले कहाँ कहाँ ज़्यादा वाक़ होते हैं? तो हिंदुस्तान में जलजलों के 3 हलके ज़्यादा मुतासिर होते। वो है हिमालय का ख़ित्ता या हिमालय का हलका भी उसको कहते हैं, दूसरा है गंगा का मैदानी ख़ित्ता, और तीसरा है जज़ायर, अंडमान और निकोबार। तो यहाँ पर इस वीडियो क्लिप के साथ साथ जो यहाँ पे तस्वीर हैं, तो वहाँ पर नक्शेजात भी हैं, तो वहाँ पर आप देख सकते हैं कि कौन कौन से इलाके हैं। इसके बाद दूसरा बाब है अब जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो हिंदुस्तान की आबादी है। तो आबादी से क्या मुराद है करके? किसी महदूद इलाके में बसे हुए लोगों की कुल तादाद को आबादी कहा जाता है, और हिंदुस्तान आबादी के लिहाज से दूसरा बड़ा मुल्क है। 2001 की मरदमशुमारी के मुताबिक हिंदुस्तान की कुल आबादी 121.1 करोड़ थी। अब और इजाफा हो गया है इसमें। तो हिंदुस्तान में आबादी का इजाफा जो है कभी इसकी रफ्तार कम है, कभी ज़्यादा है, कभी तबी सहूलियात की ज़्यादा होने की वजह से जो है आबादी की रफ्तार में इजाफा होता है, कभी कभी इसकी रफ्तार सुस्त भी रही है। जिस तरह से 1901 था 1921 के दरमियान आबादी की इजाफे की रफ्तार सुस्त थी क्योंकि जानलेवा बीमारियां और तबी सहूलियात की कमी की वजह से। उसके बरअक्स 1921 से 1931 के अरसे में औसत आबादी में इजाफा हुआ, लेकिन उसके बाद 1951 से 1991 में आबादी में तेज़ रफ्तार इजाफा हुआ। इसकी ख़ास वजह जो थी शरह अमवात में कमी और तबी सहूलियात में इजाफा था। तो ये आबादी में जो कसरत हो रही है, ये आबादी में इजाफा और कई मसाइल भी पैदा करता है, जैसे बेरोज़गारी का मसला है, ग़िज़ा की कमी है, भूखमरी है, बुनियादी सहूलियात की कमी है, फ़ीकस आमदनी कम होती है, मुआशी रफ्तार हमारी यानी तरक्की की रफ्तार सुस्त हो जाती है, लोगों के मियारी ज़िंदगी का घटाव होता है, माहौल की आलूदगी वगैरह हो जाती है। ये तमाम जो है बढ़ती हुई आबादी से होने वाले असरात है। इसकी कई वजूहत हैं क्यों आबादी बढ़ रही है। शरह पैदाइश ज़्यादा हो रही है, शरह अमवात में कमी आ रही है, तबी सहूलियात हमारे पास ज़्यादा हो रहे हैं। तो अब इस बढ़ती हुई आबादी जो तबाही ला रही है या यहाँ पे जो मुसीबत मसाइल पैदा, इसको किस तरह रोकना? तो इसको रोकने के लिए ख़ानदानी मनसूबाबंदी के मनसूबे यानी फैमिली प्लानिंग है, कवानीन की फ़लाही बहबूदी के हम नशरियात करना यानी इश्तिहारात के ज़रिए से, टीवी वगैरह के ज़रिए से लोगों को आगाह करना, इन्हें लोगों में शऊर बेदारी करना, या उस तरह के प्रोग्रामों को मुनअक्कद करके भी जो हम आबादी की रोकथाम थोड़े हद तक कर सकते हैं।
لیکن یہ آبادی بڑھتے ہی جا رہی ہے، تو اس آبادی کو یعنی آبادی جہاں زیادہ ہے تو اس کو ہم آبادی کی کثافت بھی کہتے ہیں۔ یعنی آبادی کی کثافت یعنی کیا ہے؟ 1 مربع کلومیٹر یعنی فی مربع کلومیٹر میں بسنے والے لوگوں کی گنجانی کو آبادی کی کثافت یعنی ڈینسٹی آف پاپولیشن کہا جاتا ہے۔ تو یہ کہیں آبادی کی کثافت زیادہ ہے یا آبادی کی گنجانی کہیں زیادہ ہے کہیں کم ہے، تو کہاں زیادہ ہے کہاں کم ہے کر کے تو یہاں پر اس ویڈیو میں بھی آپ کو دکھائی دے گا۔ یعنی گنجان آبادی والے ریاستیں یہاں پہ جو ہے اتر پردیش ہے، کم آبادی والی ریاست سکم ہے، اسی طرح مرکزی زیر انتظام زیادہ آبادی والی ریاست دہلی ہے، مرکزی زیر انتظام کم آبادی والی ریاست یہاں پہ لکشدیپ ہے۔ اسی طرح آبادی کی کثافت کو اگر لیں گے تو زیادہ آبادی کی کثافت بہار میں ہے، یعنی 1 مربع کلومیٹر میں 1102 لوگ رہتے ہیں۔ اسی طرح سے کم کثافت آبادی والی ریاست اروناچل پردیش، صرف 17 لوگ فی مربع کلومیٹر میں رہتے ہیں۔ اسی طرح مرکزی زیر انتظام زیادہ کثافت آبادی والی ریاست بھی دہلی ہی ہے، اور مرکزی انتظام کم کثافت آبادی والی ریاست انڈومان نکوبار ہے۔ تو آبادی کی یہ تقسیم یا گنجانیت جو ہے ایک جگہ سے دوسری جگہ مختلف ہے۔ کیوں مختلف ہے؟ اس کے چند عوامل ہیں، جس طرح سے بارش کی تقسیم، درجہ حرارت، مٹی، آب پاشی، معدنیات، توانائی کے ذرائع، صنعتی ترقی، نقل و حمل کی سہولیات، تجارتی لین دین یا وہاں کا دفاع یا حفاظت۔ تو ایک عوامل ہیں جس کی وجہ سے ایک جگہ کی آبادی دوسرے جگہ کی آبادی سے مختلف ہے، ایک جگہ کی آبادی کی کثافت بھی دوسرے جگہ کی آبادی کی کثافت سے مختلف ہے۔ جہاں پر لوگوں کو بنیادی سہولیات یا رہنے کے لیے معتدل ماحول رہتا ہے وہاں کی آبادی گنجان رہتی ہے، آبادی کی کثافت بھی زیادہ ہوتی ہے۔ لیکن جہاں پر انسان کے لیے بنیادی سہولیات کمی رہتے ہیں یا وہاں پہ کیا بولتے ہیں کہ صنعتی ترقی نہیں ہے یا ذرائع معاش کم ہے، وہاں کی آبادی آٹومیٹکلی کم رہتی ہے۔ تو یہ تھا ہندوستان میں آبادی۔ تو میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ دونوں اسباب سمجھ میں آئے ہوں گے۔ تو چلتے چلتے ایک شعر بھی ہے کہ ادب تعلیم کا جوہر ہے، زیور ہے جوانی کا، وہی شاگرد ہیں جو خدمت استاد کرتے ہیں۔ اسی طرح سے اور ایک شعر عرض ہے، یہی آئین قدرت ہے، یہی آئین فطرت ہے، جو ہے راہ عمل میں گامزن محبوب فطرت ہے۔ تو میرے عزیز طلباء، ہمیشہ جو ہے راہ عمل میں رہو، ہمیشہ پڑھائی کی طرف توجہ دیتے رہو اور زندگی میں آگے 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 بڑھتے رہو۔ ہماری دعائیں، ہماری امیدیں ہمیشہ آپ کے ساتھ رہیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاکم اللہ خیراً کثیراً کثیرا و احسن الجزا فی الدنیا والآخرہ۔